अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज हम लेक्चरार उर्दू के टेस्ट में आने वाले उस सवाल पर गुफ्तगू करेंगे जो सबसे मुश्किल है। मेरे नज़दीक ये सवाल मुश्किल तरीन है और ये किताबियात पर मुश्तमिल है, यानी किताबों और मुसन्निफ़ों के नाम। अब इसके मुश्किल होने की वजह क्या है? वजह यह है कि लेक्चरार उर्दू के टेस्ट में जो बाकी सवालात आते हैं वो समझ कर पढ़ने वाले हैं, जैसे असनाफ़ नज़्म व नस्र, इल्म बयान और इल्म बदी वगैरह। लेकिन किताबों और मुसन्निफ़ों के नामों को रट्टा लगाना पड़ता है, इनको बार बार दोहराना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। अब सवाल ये है कि उर्दू अदब की हज़ारों नहीं लाखों किताबें हैं, तो उनको याद कैसे किया जाए? क्या ये मुमकिन है? नहीं, ये तो मुमकिन नहीं कि हम वो सारी किताबें याद रख सकें, लेकिन ये ज़रूर मुमकिन है कि हम उनमें से अहम तरीन किताबें जो मारूफ़ हैं, मशहूर हैं और जिनकी कदर व अहमियत ज़्यादा है, उनके नाम और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम याद रख सकें। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी किताबें हैं जो हमने याद करनी हैं? तो उसके लिए जामियात का सिलेबस हमें देखना पड़ेगा, यानी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में BS उर्दू और MA उर्दू इनका सिलेबस है। तो उसमें जो मुजव्वज़ा किताबें हैं उनको, जो शेरी मजमूए हैं वो, जो खाके हैं, नावल हैं, ड्रामे हैं, अफसाने हैं, उनके नाम और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम ये हमने याद करने हैं। तो ये सिलेबस हासिल कैसे किया जाए? अब उम्मीदवारों को ये मसला बनता है कि मुख्तलिफ़ जामियात का सिलेबस हासिल कैसे किया जाए। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों की जो वेब गाहें हैं, वेबसाइटें हैं, वहाँ से आप PDF फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ ये वहाँ से नहीं मिलता तो मुख्तलिफ़ प्रोफेसरों से रब्ता किया जा सकता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, तो रब्ता किया जा सकता है। या फिर कोई जानने वाला अगर उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, चाहे वो किसी और शोबे में पढ़ता हो, तो वो भी ये सब कुछ ले सकता है। अब इसमें हमने क्या क्या याद करना है? मुजव्वज़ा किताबें और मुसन्निफ़ीन के नाम। एक बात जो ज़रूरी है वो ये है कि इख्तियारी मज़ामीन हम छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ने। अब पेपर सेटर को क्या पता है कि मुजाहिद ने कौन से इख्तियारी मज़ामीन रखे थे और कौन से छोड़े थे? उन्होंने ओवरऑल पेपर बनाना होता है, इसलिए जितने भी इख्तियारी मज़ामीन उस सिलेबस में शामिल हों उन सब की मुजव्वज़ा किताबें जो है ना वो आपने याद करनी है और उनके जो मुसन्निफ़ीन हैं वो याद करने हैं। अब मुसन्निफ़ों के साथ साथ, किताबों के नामों के साथ साथ उसमें अशार और शायरों के नाम होते हैं। तो चूँकि पेपर में ये सवाल भी आता है कि ये शेर किस शायर का है, तो सिलेबस में शामिल अशार और शुअरा के नाम, दास्तानों, नावलों, अफसानों, ड्रामों और खाकों के नाम और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम, ये आप सब ने दोहराने हैं। अच्छा, ये सवाल मुश्किल है तो इसको हमें रोज़ाना दोहराना पड़ेगा। जो चीज़ समझ कर पढ़ ली जाए वो काफ़ी देर याद रहती है। बाकी सवालात आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दोहराएं, लेकिन किताबों और मुसन्निफ़ीन के नाम ये आप रोज़ाना दोहराएं। चाहे उसका कुछ हिस्सा मुंतखब कर लें कि इसमें से इतने सवालात, इतनी किताबों के नाम और मुसन्निफ़ीन के नाम मैं फ़लाँ दिन याद करूँगा और बकिया मैं फ़लाँ दिन करूँगा, इस तरह इसको तकसीम कर लें, तो इंशाअल्लाह ये किताबों के नाम आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। और यही सबसे मुश्किल सवाल है। जिसको लेक्चरार उर्दू के टेस्ट का ये सवाल सही तैयार हो जाए वो समझें कि कामयाब हो गया, क्योंकि बाकी सवालात इतने मुश्किल नहीं होते, इनको याद करना मुश्किल तरीन है। लेकिन कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, कोशिश करें तो ये मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। एक सांप किसी दुकान में घुस आया, वहाँ एक आरी पड़ी थी। सांप का जिस्म आरी से टकराया और कट गया, उसे खून बहने लगा तो उसने गुस्से में आकर आरी को डंक मारा, जिससे उसका मुंह भी ज़ख्मी हो गया।
उसने मज़ीद गुस्से में आकर ख़ुद को आरी के गिर्द लपेटा और दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसका सारा जिस्म कट गया। हम भी बाज़ औक़ात किसी दूसरे को नुकसान करने के लिए गुस्से से कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हमारा अपना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ज़िंदगी जीने के लिए कुछ बातों को, कुछ कामों को, कुछ इंसानों को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। बर्दाश्त बेहतरीन क़ुव्वत है। सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नज़रों में। आज के लेक्चर में हम इंटरव्यू के उसूल बयान करेंगे। तो इंटरव्यू का पहला उसूल ये है कि सादा ड्रेसिंग हो, इंसान का लिबास सादा हो। मर्द शलवार कमीज़ पहने और वास्कट पहन लें या फिर पैंट शर्ट पहनकर कोट पहन लें, और जो ख़वातीन हैं वो भी ज़्यादा फैशनेबल लिबास ना पहने, सादे लिबास को तरजीह दें। और जाते हुए असल कागज़ात और साथ 2 अदद अटेस्टेड कापियाँ लाजमी लेकर जाएं। ओरिजिनल चालान फार्म संभाल के रखें जिसमें आपने फ़ीस अदा की थी, और उसके साथ NOC, अगर आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है तो NOC लाजमी साथ लेकर जाएं। किस वक्त पहुंचना चाहिए? इंटरव्यू से कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मोबाइल जमा करने होते हैं और लोगों को कुछ नंबर अलाट करने होते हैं कि आपका इंटरव्यू किस नंबर पर होगा, पहले नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पर होगा। तो इसलिए कम से कम 1 घंटा पहले तो ज़रूर पहुंचना चाहिए। और अगर सेंटर बहुत दूर हो तो 1 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए, किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास। तो कमरे में दाखिल कैसे होना है? जब आपको पुकारा जाए कि आपके इंटरव्यू की बारी है तो दरवाज़ा खोल कर इजाज़त तलब करें। जो उर्दू वाले हैं वो तो उर्दू ही में बात करें, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन इस्लामियात, रियाजी या साइंस वाले वो मे आई कम इन सर भी कह सकते हैं। तो जब वो इजाज़त दें तब अंदर दाखिल होना है, ज़बरदस्ती नहीं घुस जाना। और जब आप दाखिल हो जाएं तो अस्सलामु अलैकुम कहें। आपकी आवाज़ दरमियानी होनी चाहिए, बहुत मध्यम भी ना हो और बम की तरह बहुत भारी भी ना हो। और वो ख़ुद कहेंगे कि तशरीफ़ रखें, लेकिन अगर वो ख़ुद ना कहें तो ख़ुद ब खुद नहीं बैठ जाना, बल्कि इजाज़त तलब करनी है कि सर क्या मैं बैठ सकता हूँ। जब आप बैठ जाएं तो उसके बाद इंटरव्यू पैनल में 4 लोग होते हैं उमूमन। एक चेयरपर्सन होता है, 2 माहिर मज़मून होते हैं और एक साइकोलॉजिस्ट। जो चेयरपर्सन होता है उसके पास 50 नंबरों का इख्तियार होता है। इंटरव्यू 100 नंबरों का होता है, जिसमें से 50 नंबर चेयरपर्सन के पास होते हैं और 20-20 नंबर माहिरीन मज़मून के पास होते हैं और 10 नंबर साइकोलॉजिस्ट के पास होते हैं। बाज़ औक़ात माहिर मज़मून 1 होता है तो उसके पास फिर 40 नंबर होते हैं। चेयरपर्सन किस तरह के सवालात करता है? चेयरपर्सन 4 तरह के सवालात करता है। ज़ाती, जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसकी ज़ात के बारे में होते हैं कि वो क्या काम करता रहा है, उसके बहन भाई कितने हैं, वो क्या करते हैं, शादीशुदा है कि नहीं वगैरह। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में, यानी मुतालिया पाकिस्तान समझ सकते हैं आप। उसके बाद इस्लाम के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग मुसलमान ही हैं इसलिए इस्लाम के बारे में भी सवाल किए जाते हैं। उसके बाद हालात हाज़िरा। चेयरपर्सन ये 4 तरह के सवालात लाजमी करता है। बाज़ औक़ात मज़मून के बारे में भी सवाल कर लेता है। मुझसे खुदी और बेखुदी का सवाल जो है वो चेयरपर्सन ने किया था। मतलब उनका जो दिलचस्पी है वो बाज़ औक़ात होती है, जो चेयरपर्सन है तो वो भी कोई इस तरह का सवाल कर सकता है। अब मैं अपने इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सवालात किस तरह किए जाते हैं। तो पहले बताया कि ये जो चेयरपर्सन साहब हैं ये हालात हाज़िरा के बारे में सवाल करते हैं। तो मुझसे सवाल किया गया था, उस वक्त धरने हो रहे थे कादम रिजवी साहब के, तो पाकिस्तान का बड़ा मसला क्या है, इस बारे में जो है ना पाकिस्तान के मुतल्लिक़ कुछ बातें हुई और कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की। अब ये मुतालिया पाकिस्तान का सवाल बनता है।
मुझसे खैर इस्लाम के बारे में तो कोई सवाल नहीं हुआ, शायद दाढ़ी देख कर उन्होंने कहा इसको तो आते ही होंगे, इससे नहीं पूछते, लेकिन पूछते हैं। बाद का दुआए कनूत सुन लेते हैं, कलमे सुन लेते हैं, तर्जमान सुन लेते हैं, नमाज जनाजा की दुआएं सुन लेते हैं। तो ये चीज़ें लाजमी याद होनी चाहिए। और जब आम तौर पर जो तारुफ़ करवाया जाता है ना, इसके बारे में लोग बड़ा परेशान रहते हैं कि तारुफ़ किस तरह करवाना है। मैं अपना बताता हूँ कि जब मैं कुर्सी पर बैठा तो चेयरपर्सन ने खुद ही मेरा तारुफ़ करवाना शुरू कर दिया। मुजाहिद इरफान, मैंने कहा जी सर। वालिद का नाम मुख्तार अहमद, जी सर। आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा जी मैं ज़िला मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के गांव दरेका खुर्द से हूँ। यानी यूँ समझे कि एक सवाल तारुफ़ का जो है ना जो मैंने जवाब दिया, बाकी उन्होंने खुद ही बताए और मैं हाँ हाँ करता गया। लेकिन अमूमन ये होता है कि जी अपना तारुफ़ करवाएं, तो तारुफ़ में अपना नाम, वालिद का नाम, अपना ज़िला वगैरह वो बताएं। उसके बाद मैट्रिक से लेकर आगे तालीम भी बताएं। बाज़ औक़ात तो वो सवाल करते हैं कि आपने ये डिग्री किस यूनिवर्सिटी से की, नंबर कितने हैं। तो इस तरह के भी फिर बाज़ सवाल जो है ना वो पूछ लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी बताया, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने ये बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि आप मुबारकबाद कबूल करें कि आप मेल और फीमेल इन दोनों में से टेस्ट के टॉपर हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा जी अब आप सवाल करें, यानी इशारा किया जो 2 माहिर मजमून थे उर्दू के कि जी अब आप सवाल करें, देखते हैं अब आप इंटरव्यू में क्या करते हैं। टेस्ट में तो आपने टॉप किया। तो उसके बाद फिर जो उर्दू के माहिर मजमून हैं उन्होंने सवाल शुरू किए। जो पहला सवाल उन्होंने किया वो ये किया कि आपने एम ए उर्दू में कौन कौन से मज़ामीन रखे हुए थे। तो वो 10 मजमून जो थे उनके मैंने ज़ुबानी नाम बताए। तो आप भी अपने मज़ामीन जो BS उर्दू या M उर्दू में हैं वो लाजमी याद करके जाएं, बल्कि उनके नंबर भी याद रखें कि तनकीद के पर्चे में मेरे कितने नंबर थे, वो ये भी पूछ लेते हैं। उसके बाद उन पर्चों को ज़हन में रख कर, क्योंकि मेरी डिग्रियां उनके पास थीं, MA की डिग्री देख कर वो जो है ना वो मुझसे सवाल करते रहे, ड्रामा निगारी के बारे में, अल्लामा इकबाल के बारे में, नासिर खाज़मी के बारे में वगैरह वगैरह। तो बाज़ औक़ात जो है ना इंटरव्यू के लिए वो उम्मीदवार परेशान रहते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से की जाए। देखें, इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इंटरव्यू में एक ही सवाल को मज़ीद जो है ना वो तफसील से पूछते हैं। जैसे उन्होंने कहा जी नासिर काज़मी की किताबों के नाम बताएं, तो मैंने किताबों के नाम बताए, तो उन्होंने किताबों के नामों के मानी पूछने शुरू कर दी। जब वो बताए तो कहा जी इनकी पहली किताब कौन सी है, दूसरी कौन सी है वगैरह। अब जी मसलक और सियासत, इन दोनों को ज़हन में रखें कि मसलक और सियासत के हवाले से आपने न्यूट्रल रहना है। आपका जो भी मसलक है, आपने दूसरे को जो है ना वो ये नहीं साबित करने की कोशिश करनी जी वो गलत हैं, हम सही हैं, और शिद्दत पसंदी इख्तियार नहीं करनी। आपने रवादारी का मुजाहरा करना है। इसी तरह सियासत, वो जानबूझकर कहते हैं जी इमरान खान तो ठीक नहीं है, हो सकता है वो इमरान खान के फॉलोअर हूँ, उनको मानने वाले हों, तो जानबूझकर जो है ना वो इस तरह की बातें करेंगे। तो आपने जो है ना दरमियाना सा कोई रास्ता इख्तियार करना है। आमतौर पर यह होता है कि जवाब ना भी आता हो तो तुक्के लगाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। गलत बताने से चुप रहना बेहतर है। माजरत करनी चाहिए, लेकिन माजरत भी कॉन्फिडेंस के साथ करनी चाहिए कि माजरत सर ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा, या माजरत सर मुझे भूल गया है। ऐसा आपका कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो। बेशक आपको जवाब नहीं आता, ज़ाहिर है अब कोई भी मजमून हो, सिर्फ उर्दू ही नहीं, मज़ामीन जो हैं वसी हैं, सारा इल्म तो इंसान को याद नहीं ना होता, तो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें। टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी में फ़र्क थोड़ा सा मैंने इधर बताया कि टेस्ट और इंटरव्यू में क्या फ़र्क है, मज़ीद बताता हूँ। टेस्ट में मारूज़ी सवालात याद किए जाते हैं, यानी 4 मुमकिन जवाबात, लेकिन मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। 4 मुमकिन जवाबात याद ही नहीं करने चाहिए। सवाल याद करें, डायरेक्ट जवाब याद करें, जवाब को समझने की कोशिश करें कि अगर इस सवाल का ये जवाब है तो क्यों है, उस पर कोशिश करें। जैसे इल्म बयान है, इल्म बदी है, कुछ चीज़ें होती हैं रट्टे लगाने वाली, जैसे किताब है, आब हयात किसकी किताब है, अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब इसमें जब वो समझने वाली तो कोई बात नहीं, इसको तो रट्टे लगाना पड़ेगा ना। तो बाज़ चीज़ें होती हैं याद करने वाली, उसको समझना चाहिए कि ये इसका जवाब कैसे है। और सवाल याद करें, डायरेक्ट जवाब याद करें, ऑप्शन में पढ़ने की कोशिश ना करें। इस तरह फिर टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी भी होती रहती है। अब टेस्ट में तो एक सवाल होता है, उसका जवाब होता है, ऑप्शन होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में ऑप्शन नहीं बताए जाते, डायरेक्ट सवाल किया जाता है।
और वो बाज़ का तो एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है। जैसे मुझसे सवाल किया गया कि शोरिश काश्मीरी ने कौन सा रसाला जारी किया, तो अब इसका जवाब चट्टान है। मैंने एक लफ्ज़ ही बोला कि चट्टान। और बाज़ जवाब होते हैं जो तफसीली होते हैं, वो उस सवाल में से मज़ीद सवाल निकालते हैं। जैसे जी बांगे दरा किसकी किताब है, आप बताएंगे जी अल्लामा इकबाल की। वो कहेंगे जी ये उर्दू की है या फ़ारसी की है, आप बताएंगे जी उर्दू की है। तो वो कहेंगे जी ये किस नंबर की है, यानी पहली है, दूसरी है, तीसरी है, या इसका कोई शेर, कोई इसी की कोई नज़म का नाम बताएं। तो इस तरह फिर सवाल को आगे मज़ीद वो जो है ना लेकर चलते हैं। यानी टेस्ट में मरूज़ी और इंटरव्यू में इंशाइया सवालात होते हैं। तो आप इंटरव्यू की तैयारी करते वक्त MA का सिलेबस या BS का सिलेबस, इनके जो इंशाइया सवालात हैं ना, उन पर कोशिश करें कि जो तफसीली हैं, एक एक सफ़ा, जैसे तरक्की पसंद तहरीक है, इसके बारे में आपके पास मालूमात तकरीबन एक सफ़े पर मुश्तमिल होनी चाहिए, क्योंकि वो इसमें मज़ीद सवाल कर सकते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, तो इसके तनकीद निगार कौन कौन हैं, इसके शायर कौन कौन हैं, किसी का कोई शेर सुनाएं, किसी अफसाने का नाम बताएं। तो इसलिए फिर जो है इंटरव्यू में थोड़े तफसीली सवालात होते हैं। मैंने इंटरव्यू के भी और टेस्ट के भी नोट्स बनाए हुए हैं PDF में, उनसे तैयारी करवाता हूँ। अगर आप में से किसी को चाहिए हूँ तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मुजाहिद फरसाद। आज हम जनरल नॉलेज के नंबरों की तकसीम के बारे में बात करेंगे। 2017 ईस्वी से लेकर उसके बाद जितने भी PPSC के ज़रिए लेक्चरशिप के टेस्ट हुए हैं, चाहे वो किसी भी मज़मून के हों, उर्दू, इस्लाम या रियाज़ी वगैरह, उन सब में नंबरों की तकसीम जो है ना वो जनरल नॉलेज के हिसाब से भी है। यानी 20 नंबर जनरल नॉलेज के भी हैं, 80 नंबर मुतलका मज़मून के हैं, बाकी 20 नंबर जनरल नॉलेज के हैं। तो ये तमाम मज़ामीन के लिए अभी जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो सब के लिए मुफीद है। तो मैं नंबरों की तकसीम अभी बताता हूँ कि वो जो 20 नंबर हैं जनरल नॉलेज के, उसमें कौन कौन सी चीज़ होती है। तो उसमें 2 नंबर उर्दू के होंगे, 2 नंबर ही इस्लामियात के होंगे, 2 नंबर ही इंग्लिश के, 2 नंबर ही मुतालिया पाकिस्तान के, 2 नंबर जोग्राफिया के, 2 नंबर जनरल साइंस के, 2 नंबर करंट अफेयर के। ये करंट अफेयर ओवरऑल होगा, यानी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। और ये 2 नंबर पाकिस्तान पाक करंट अफेयर के बारे में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। 2 नंबर रियाजी के होंगे और 2 नंबर कंप्यूटर के। अब हम देखते हैं ये 20 बनते हैं कि नहीं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये यूँ समझे कि 99.99 ये दुरुस्त है। लेकिन बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत तब्दीली भी होती है। जैसे 2017 के उर्दू के टेस्ट में इस्लामियात का एक सवाल भी नहीं था। क्योंकि मैंने MA इस्लामियात भी किया हुआ है, इसलिए मेरी नज़र थी कि इस्लामियात के सवाल भी आएंगे, लेकिन इस्लामियात का एक सवाल भी शामिल नहीं किया गया। इंग्लिश के सवालात ज़्यादा कर दिए गए थे। तो इस तरह बाज़ का थोड़ा बहुत तब्दील भी होता है, लेकिन अमूमन यही है। अब हम ये देखते हैं कि इनकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। तो जनरल नॉलेज के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि मैट्रिक और इंटर की जो दरसी किताबें हैं, यानी तमाम मज़ामीन की, उर्दू की, इस्लामियात की, इंग्लिश की, ये जो जितने बताए गए हैं ना, इन सब के लिए मैट्रिक और इंटर की किताबें वो ख़रीद लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब जो करंट अफेयर और पाक करंट अफेयर है, इनके बारे में बेहतर है कि अखबार भी पढ़ें और ख़बरें भी सुनें। इसके अलावा एक एडवांस वालों की किताब है जिसमें तकरीबन 180 के करीब साबका पेपर दिए हुए हैं, वो भी अच्छी किताब है, तो उससे भी तैयारी की जा सकती है। लेकिन अब 180 पेपर, उसमें एक जो टेस्ट है वो 100 नंबरों का है, यानी तकरीबन 18,000 के करीब उसमें सवाल आते हैं। तो अब ये सारे याद करना मुश्किल है, तो इसलिए कम अज़ कम हर मज़मून के जो है ना वो 5-5 पेपर है, यानी 500 सवालात, 500 इसके, 500 इसके, इस तरह। तो ये सब के मिला के तकरीबन 50 पेपर अगर हम याद कर लें, यानी 5000 सवालात, तो फिर बेहतर हो जाता है। इसके अलावा एक इल्मी वालों की भी किताब है, इल्मी जनरल नॉलेज कैप्सूल। एक इकट्ठी है
जिसमें तमाम मज़ामीन के जो है ना वो जनरल नॉलेज के हिसाब से सवालात दिए हुए हैं एक ही किताब में। लेकिन एक कैप्सूल सबका अलग अलग मिलता है। उर्दू, इस्लामियात, इल्मी वालों ने वो तमाम जो है ना वो कैप्सूल बनाए हुए हैं। अगर वो सारे ख़रीद लिए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये तो इंसान के पास जितना वक्त होता है, सरमाया होता है, वो जितनी मेहनत करता है फिर उसका उतना फल मिलता है। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रहे कि हम बाज़ औक़ात जनरल नॉलेज की टेंशन लेकर तवाज़ुन ख़राब कर बैठते हैं। यानी मुतलका मज़मून जो है, जैसे उर्दू है, उर्दू की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और साथ जनरल नॉलेज भी करते हैं, तो जनरल नॉलेज चूँकि थोड़ा मुश्किल भी है तो इसकी टेंशन लेकर बाज़ औक़ात जो है ना वो उर्दू में कमज़ोरी आ जाती है। ज़्यादातर लोग सिर्फ़ इसी को याद करते रहते हैं मुश्किल समझकर। तो इसका टाइम टेबल बनाएं। यानी अगर दिन में आपके पास 5 गुना वक्त है तो 4 गुना मज़मून को दें, 1 गुना इसको दें। यानी 100 नंबर है ना, तो तकसीम ज़हन में रखें। 80 नंबरों का मज़मून जो आपका मुतलका है वो है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो 80 नंबरों का जो मज़मून है उसको भी याद करें। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं पहले मैं मज़मून सही तरह तैयार कर लूँ, ये जनरल नॉलेज बाद में देखेंगे। तो चूँकि ये मुश्किल सवालात होते हैं और इकट्ठे जो है ना वो याद नहीं होते, बोरियत का शिकार हो जाता है इंसान। तो बेहतर ये है कि रोज़ाना इसके कुछ ना कुछ सवालात किए जाएँ। यानी अगर एक टेस्ट रोज़ाना कर लिया जाए 100 नंबरों का और सही तरह याद कर लिया जाए कि बाद में वो भूले ना, तो वो काफ़ी है। साथ ही अपना मुतलका सब्जेक्ट याद करें, साथ ही रोज़ाना इसका भी करें। यूँ ना करें कि पहले अपना सब्जेक्ट याद करें बाद में इकट्ठा इसको करें। जब आप इकट्ठा करने लगेंगे तो आप बोरियत का शिकार हो जाएंगे। तो ये चीज़ ज़हन में रखें, दोनों चीज़ों को इकट्ठा साथ लेकर चलें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद फरसाद। मैंने साबका लेक्चर्स में लेक्चरार उर्दू के लिए मुहावरात, ज़रबुल अमसाल, तराकीब, किताबियात, डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़ और डॉक्टर अनवर सदीद की तारीख़, इन पर गुफ्तगू की थी। तो मुझसे ये तकाज़ा किया गया कि आपने लेक्चरार उर्दू के टेस्ट की तैयारी के लिए ख़ुद जो जो किताबें पढ़ी थीं उन सब के बारे में भी एक वीडियो बनाएं। तो आज मैं उन किताबों के सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ख़रीदने में ज़रा सहूलत रहे। तो सबसे पहले मैं MA का जो सिलेबस है उसके बारे में किताबें आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो जो पढ़ी थी, और साथ ही मैं आपको तरीका भी बताऊँगा कि नोट्स किस तरह तैयार किए थे ताकि आप नोट्स तैयार करके तैयारी कर सकें। तो ये उर्दू अदब 20वीं सदी में प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा मुख्तार और सबीना उवैस आवान, ये किताब ये मैंने पढ़ी थी। तो इसमें देखते हैं जी इसमें मवाद क्या क्या है। इसमें उर्दू अदब 20वीं सदी में हसरत मोहानी, मिर्ज़ा यास जगाना चंगेज़ी, नासिर काज़मी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मीरा जी, नूनवी राशिद, मजीद अमजद, हफीज़ जलंधरी और हिस्सा नसर में महमूद निज़ामी, गंजीना गोहर, अज़, शाहिद अहमद दहलवी, मुख्तार मसूद, एहसान दानिश, हसरत मोहानी और उनकी आगे नज़में और गज़लें। तो ये किताब बहुत अहम है, ये बारीक बीनी से जो है ना वो आप याद कीजिएगा। दूसरी किताब ये क्लासिकी उर्दू शायरी प्रोफेसर जमील अहमद अंजुम। तो मैंने सिर्फ ये नहीं पढ़ी थी, इसके साथ एक और किताब भी है क्लासिकी उर्दू शायरी, ये है डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी। तो ये दोनों किताबें जो है ना ये क्लासिकी उर्दू शायरी के लिए, इनका मैंने मुताला बारीक बीनी से किया था, आप भी कर लीजिएगा। तीसरा पेपर है असालीब नसर उर्दू प्रोफेसर गुलजार अहमद। इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। इसमें सब रस है, खतूत गालिब हैं, मज़ामीन सर सैयद, सीरतुन्नबी, मज़ामीन पतरस, हयात जावेद, यादगार गालिब, गुबार ख़ातिर, मज़ामीन फ़रहत, मज़ामीन रशीद, आब गुम, आवाज़ दोस्त वगैरह। तो ये भी बहुत अच्छी किताब है, ये भी लाजमी पढ़ लीजिएगा। असालीब नसर उर्दू प्रोफेसर गुलजार अहमद। अफसानवी नसर और ड्रामा, ये भी प्रोफेसर गुलजार अहमद की किताब मैंने पढ़ी थी। ये काफ़ी मोटी किताब है और बारीक बारीक लिखा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा मालूमात हैं। इसमें देखते हैं ये अहम चीज़ें कौन सी हैं। इसमें दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, ये 4 चीज़ें जो है ना ये दी हुई हैं।
जिनमें से आगे दास्तान बागो बहार है, फसाना अजायब है, नावलों में इब्नुल वक्त है, फसाना आज़ाद है, फिरदौस बरी है, उमराव जान अदा है, आखिर शब के हम सफ़र है। इसी तरह सज्जाद हैदर यल्दरम, प्रेमचंद, गुलाम अब्बास, सआदत हसन मंटो, इंतज़ार हुसैन इनके मुंतखब अफसाने हैं। ड्रामों में रुस्तम सोहराब, अनारकली, तालीम बालगा। तो ये अफसानी नसर और ड्रामा प्रोफेसर गुलजार अहमद। तारीख़ ज़ुबानों अदब उर्दू प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी। ये किताब, इसका मैंने मुताला किया था, आप भी ये ख़रीद सकते हैं। तनकीद पर मैंने 2 किताबें पढ़ी थीं। एक ये एम.ए. उर्दू की है पंजाब यूनिवर्सिटी की मैमूना खातून, मियाँ मकबूल अहमद और मोहम्मद आलम अदील। तो इसके साथ प्रोफेसर सफदर अली की असूलो तारफ़ तनकीद। ये 2 किताबें मैंने तनकीद पर पढ़ी थी जो सिलेबस की हैं। उसके बाद अमली क़वाइद व इंशा, इस पर भी मैंने 2 किताबों का मुताला किया था। एक मोहम्मद आलम अदील और दूसरे ये अमली क़वाइद व इंशा। इन 2 किताबों का मुताला किया था। प्रोफेसर मोहम्मद अकरम सईद की किताब है सरगोदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस की उर्दू तंज़ो मिज़ाह की रिवायत। मैंने इख्तियारी पर्चा जो रखा हुआ था वो तंज़ो मिज़ाह वाला था। उसके बाद सैयद असगर अली शाह जाफरी मीरो गालिब का ख़ुसूसी मुताला, इसका बारीक बीनी से मुताला किया था। ये किताबें सिर्फ टेस्ट ही नहीं इंटरव्यू के लिए भी काम आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर सवालात सिलेबस से होते हैं और जो प्रोफेसर इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो भी ज़्यादातर इन्हीं क्लासेस को पढ़ा रहे होते हैं। कोई जो है बीए की इख्तियारी पढ़ा रहा होता है और कोई एमए का सिलेबस पढ़ा रहा होता है, और बाज़ जो हैं वो इंटरमीडिएट को पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ा कर आगे फिर जो है वो अगले स्केल में चले जाते हैं, तो वो सिलेबस उनको ज़्यादा याद होता है, उन्हीं में से सवाल करते हैं। असूल तहकीक व तदवीन, ये मैमूना खातून की ये किताब जो है ये भी मैंने पढ़ी थी। हालियो अकबर का ख़ुसूसी मुताला मोहम्मद आलिम अदील, इसका भी मैंने मुताला किया था। लिसानियात, ये भी मोहम्मद आलम अदील, इसका मैंने मुताला किया था। ये सिलेबस है एमए का। और एक किताब मेरे पास अभी नहीं है, अल्लामा इकबाल का ख़ुसूसी मुताला जो है वो भी मैंने पढ़ी थी। तो ये बीए की जो इख्तियारी किताब है ना, उर्दू पर्चा बे नक़्दो अदब, ये बहुत अहम किताब है। इससे मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ, मैं बड़ा मुतासिर हूँ इस किताब से। इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें तारीख़ अदब उर्दू हिस्सा नसर में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की नसरी खिदमात, मकातीब गालिब की खसूसियात, सर सैयद अहमद ख़ां और उनके अहद की नसर। इसी तरह आगे अदबी और तनकीदी इस्लाहात हैं काफ़ी ज़्यादा, इल्म रूस पर भी, इल्म बयान पर भी और इल्म बदी पर भी। ये सारी चीज़ें इस एक किताब में शामिल हैं, इसका लाजमी मुताला करें। उसके बाद ये है राहबर उर्दू, ये भी बीए की किताब है, पर्चा अलिफ है बीए का। तो ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हसरत और प्रोफेसर जमील अहमद अंजुम, काफ़ी मवाद है इसमें भी, मोटी किताब है, ये भी बहुत अच्छी है। ये तो थी सिलेबस की किताबें। सिलेबस से हट कर मैंने पहले भी एक बार बताया कि मैंने डॉक्टर अनवर सदीद और डॉक्टर सलीम अख्तर इनकी तारीखें पढ़ी थी। ये 32वां एडिशन है मेरे पास मुख्तसर तरीन तारीख़ का, जो डॉक्टर सलीम अख्तर की है। तो इसमें चूँकि मालूमात काफ़ी ज़्यादा हैं और बारीक बारीक लिखा हुआ है, तो इसका मुताला करते हुए जिस बंदे ने एमए किया हुआ उसको इतना तो मालूम होता है कौन सा सवाल अहम है टेस्ट के लिहाज से या इंटरव्यू के लिहाज से, तो उसको अंडरलाइन करते जाएं, निशान लगाते जाएं, बाद में सफ़े में से सिर्फ वही चीज़ें दोहराएं। तो इस तरह इनका मुताला कर लें। और नोट्स बनाने की मैंने बात की थी, तो नोट्स बनाते हुए सवाल लिखें, ऑप्शन ना ज़हन में रखें, ऑप्शन वाले नोट्स ना तैयार करें। सवाल बनाएं, उसका डायरेक्ट जवाब लिखें, या फिर यूँ कर लें एक सफ़ा पढ़ें, उसमें से सवालात बना लें, एक पेपर पर लिखें, जवाब नहीं लिखने, जवाब याद करने हैं, ज़हन में रखने हैं। और जब पूरा सफ़ा वो लिखा जा चुका हो, सवालात बन चुके हों, तो फिर जवाबात ज़ुबानी लिखें। इस तरह नोट्स भी बनते जाएंगे और आपको चीज़ें याद भी होती जाएंगी। और डॉक्टर अनवर सदीद की तारीख़ वो भी
इसके अलावा जो सिलेबस से हट कर कुछ किताबें हैं उनका भी मैंने मुताला किया था जो टेस्ट के लिए ज़रूरी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अदबी इस्लाहात है प्रोफेसर अनवर जमाल की, इसमें मुख्तसर तारीफ़ें लिखी हुई हैं, काफ़ी अच्छी है। और एक कशाफ तनकीदी इस्लाहात है हफीज़ सिद्दीकी की, वो भी बहुत अच्छी है। वो मैंने PDF में पढ़ी थी, वो मेरे पास नहीं है, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी ख़रीद लें, उसका मुताला करें। उसके बाद ये मुकदमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन अली की छोटी सी किताब है लेकिन बहुत अहम है, ये भी ज़रूर पढ़ें। चूँकि लेक्चरार उर्दू के टेस्ट में और कभी कभी इंटरव्यू में भी इल्म बयान और इल्म बदी पर सवालात आते हैं, तो उनका मुताला जो है ना वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। जहाँ जहाँ से भी इल्म बयान और इल्म बदी हासिल हो सके, मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ मिसालें लिखी होती हैं, बाज़ औक़ात एक किताब से सही समझ में नहीं आता तो दूसरी से हो सकता है आ जाए। तो मैंने सैयद आबिद अली आबिद की ये अल बयान, ये इल्म बयान पर है, और ये अल बदी ये सनअतों पर है। ये मैंने 2 किताबें जो है ना ये अलग से भी पढ़ी थी, ये बहुत अच्छी हैं, ये भी ख़रीद लें। उसके बाद डॉक्टर अनवर सईद की उर्दू अदब की तहरीकें, बहुत अच्छी किताब है तहरीकों के लिहाज से। ये उनका डॉक्टरेट का मकाला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मालूमात हैं। अगर तहरीकों के हवाले से ये एक किताब भी पढ़ ली जाए तो वो काफ़ी है। अल्लामा इकबाल, उनका खुसूसी मुताला, उसके साथ मैंने सैयद आबिद अली आबिद की शेर इकबाल, इसका भी मुताला किया था, ये भी बहुत अच्छी किताब है। तनकीद की 2 किताबें सिलेबस की पढ़ी थी, उसके अलावा डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की इशारात तनकीद, ये भी पढ़ी थी, बहुत अच्छी है। ये डॉक्टर वज़ीर आगा की नज़्म जदीद की करवटें, इसमें भी अहम मालूमात हैं, है मुख्तसर, इतनी तवील किताब नहीं है, लेकिन इसमें इकबाल, नूनवी राशिद, मीरा जी, फैज़ अहमद, फैज़ मजीद अमजद, यूसुफ ज़फ़र, क़ुयूम नज़र, राजा मेहदी अली ख़ान, अख्तरुल ईमान, ज़िया जलंधरी, ये इन सब की जो है ना वो आगे वज़ाहत इनकी शायरी की मिसालें देकर नज़्म जदीद पर गुफ्तगू की गई है, ये बहुत अच्छी है। अच्छा, बाज़ारी कुतुब जो हैं उनके बारे में बात करते हैं, वो सबसे आखिर में याद करनी चाहिए, यानी सिलेबस की किताबें पहले करें जिस तरह ये मैंने आपको तरतीब के साथ दिखाई हैं, तो उसके बाद बाज़ारी कुतुब भी पढ़ें, उसमें भी हरज नहीं, उसमें तरीक़ाकार लिखा होता है, टेस्ट होते हैं, वो मश्क के लिए हैं, लेकिन साथ गूगल से सर्च करते जाएं, जहाँ पर शक हो कि इसका जवाब तो मुझे ये लगता है, तो या तारीख़ से कंसल्ट कर लें या फिर गूगल से। तो मैंने जो किताबें बाज़ारी पढ़ी थी उनमें कलीद उर्दू है और सुहेल भट्टी की उर्दू जनरल, ये भी अच्छी है। तो साथ और भी कुछ कुतुब थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 किताबें हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कोर्स है, दानियाल मारूज़ियत। अगरचे इन मरूज़ी कुतुब में कुछ अगलात होती हैं, लेकिन अगर 100 में से 1 गलती और 99 दुरुस्त हों तो फिर फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है, इसलिए पढ़ना चाहिए। ये प्रोफेसर सफदर अली, इनकी अदबी मारूज़ियत, ये भी अच्छी है, अगरचे कहीं कहीं अगलात तो हैं, बहरहाल ये भी बहुत अच्छी है। ये जहांगीर वालों की ये किताब मुझे बड़ी पसंद आई, ये छोटी सी है लेकिन इसमें कुछ पेपर बने हुए हैं, कुछ इंशाइया भी है और इसमें तकरीबन गलतियां ना होने के बराबर हैं, ये भी बहुत अच्छी है। फिर ये शार्ट नोट्स हैं नौशाबा शमी के रमूज़े मारूज़ियत, ये वाली, इसमें मुख्तसर सवालात की शक्ल में मुख्तलिफ़ चीज़ें दी गई हैं, यानी इसमें मारूज़ी जो है मुख्तसर सवालात की शक्ल में है, कसीरुल इंतखाबी सवालात नहीं है, ये भी बहुत अच्छी किताब है। फिर है प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर हुसैन, उनकी मारूज़ी उर्दू, ये भी इतनी तवील किताब नहीं है लेकिन इसमें भी अच्छी मालूमात हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई किताब 200 की 300 की मिलती है और उसमें अगर हमें कोई 3-4 सवाल भी नए मिल जाए ना तो वो कीमत अदा हो जाती है। तो किताबों से मोहब्बत करें, किताबें ख़रीदें। और साथ मैं ये बात ही बताता चलूँ कि आम तौर पर ये होता है कि इंसान मवाद इकट्ठा करता रहता है लेकिन पढ़ता नहीं है, उसे ये टेंशन होती है कि मेरे पास ये किताब क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, लेकिन वो चीज़ें याद नहीं करता। चीज़ों को लाजमी याद करें क्योंकि किताबों का मकसद तो ये है ना कि बंदा पढ़े भी। एक बुज़ुर्ग का वाक़या आपको सुनाता हूँ कि वो इल्म हासिल करने के लिए कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर आ गया, उस पर लिखा हुआ था मुझे उलट कर देखिए। उन्होंने जब उसको उल्टा
तो उस पर लिखा हुआ था आपके पास पहले जितना इल्म है क्या आप उस पर अमल कर चुके हैं, जो नया इल्म हासिल करने जा रहे हैं। तो फिर वो वापस आ गए और अमल शुरू कर दिया। तो आप ये देखें आपके पास आपके घर में आपके मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा मवाद है, लेकिन आपने वो पढ़ा हुआ नहीं है, या अगर पढ़ा भी है तो सरसरी पढ़ा है, सही याद नहीं किया। बारीक बीनी से सही याद करें, हिफ्ज़ करें, उसको ज़हन में बिठाएं, उसको समझने की कोशिश करें, तब इन किताबों का फ़ायदा है, वरना ख़रीदने से तो कुछ नहीं ना होता। एक उर्दू जनरल है सुहेल भट्टी की, और एक महर मोहम्मद हयात इनकी है इल्मी उर्दू जनरल। ये भी बहुत अच्छी किताब है, काफ़ी तवील भी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मवाद है। तो ये सारी किताबें जो हैं इनका मुताला आप करें और बारीक बीनी से करें। इसमें काफ़ी पेपर भी एंड पर जो है ना वो मशकें दी हुई हैं इस किताब पर, इल्मी उर्दू जनरल पर, और मुहावरात भी कम अज़ कम 1000 से ज़्यादा हैं। बहरहाल मुहावरात के लिए मैंने आपको पहले बताया कि मुहावरात और ज़रबुल अमसाल, उनके लिए कोई एक लुगत ख़रीद लें। वो फ़िरोज़ुल लुगात का नाम मैंने लिया था, वो इसलिए कि वो हर जगह से दस्तयाब है, वो कहीं से भी मिल जाता है वो लुगत। और तराकीब के लिए दीवान गालिब उर्दू और कुलियात इकबाल, ये मैंने बताए थे कि इनकी शरह अगर आप ख़रीद लें तो वो तराकीब वाला सवाल भी हल हो जाता है। और किताबियात का भी मैंने एक लेक्चर दिया था कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों, जितनी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस मिल जाता है, वैसे 80% सिलेबस तो एक जैसा ही होता है, लेकिन 20% अलग भी होता है। यानी हो सकता है पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रेमचंद के और अफसाने शामिल हों, सरगोदा यूनिवर्सिटी में और हों, तो मुमकिन है पेपर सरगोदा यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर बना दे, तो ज़ाहिर है वो अपने सिलेबस को तरजीह देगा। इसलिए वो किताबियात वाला जो सवाल है ना, उसके लिए आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों का सिलेबस हासिल करें और वहाँ से याद करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फ़रसाद। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि लेक्चरार उर्दू के टेस्ट और इंटरव्यू और CTI के इंटरव्यू के लिए इंटरमीडिएट की उर्दू में से कौन कौन सी चीज़ तैयार करनी चाहिए। अगर हम 11वीं का सिलेबस देखें तो उसमें हिस्सा नस्र में अफसाने और मज़ामीन वगैरह शामिल हैं, जैसे अपनी मदद आप सर सैयद का मज़मून है, अदीब की इज़्ज़त प्रेमचंद का अफसाना है, ओवरकोट ग़ुलाम अब्बास का अफसाना है, और सिफारिश अहमद नदीम कासमी का अफसाना है। तो इसमें जो भी असबाक दिए हुए हैं उन सब के नाम और आगे मुसन्निफ़ीन के नाम ये अच्छी तरह तैयार करने चाहिए। इसके बाद हिस्सा नज़्म है, उसमें तकरीबन 13 नज़में हैं। उन नज़मों के नाम और शायरों के नाम ये याद करने चाहिए, और हर नज़म में से एक एक शेर कम अज़ कम, क्योंकि इंटरव्यू में बाज़ औक़ात ये पूछ लिया जाता है कि फ़लाँ शायर का कोई शेर सुनाएं, या फ़लाँ शायर की नज़म का कोई शेर सुनाएं, या फ़लाँ नज़म का कोई शेर सुनाएं, तो कम अज़ कम एक शेर ज़रूर याद करना चाहिए। उसके बाद हिस्सा गज़ल है। गज़ल में 7 शायर हैं, एक शायर की 2 गज़लें हैं, यानी 14 गज़लें। तो बेहतर तो ये है कि 14 की 14 गज़लें ज़ुबानी याद हों, क्योंकि इंटरव्यू में बाज़ औक़ात सिर्फ़ शेर नहीं सुने जाते बल्कि पूरी पूरी गज़ल सुनी जाती है। तो बेहतर है कि पूरी गज़ल याद हो, और अगर तरन्नुम के साथ याद कर लें, जिसकी आवाज़ अच्छी है, तो ये एक नेमत है, तो ये सुनने पे सुहागा है। अब गज़ल के बाद इसमें फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस में मुकालमा नवीसी है, रुदाद नवीसी है, रोज़नामचा नवीसी है, दरख्वास्त नवीसी है, और तलखीस नवीसी है, रसीद नवीसी है। तो इन सब के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि मुकालमा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी मानी क्या हैं, इस्तिलाही मानी क्या हैं, और ये मुकालमा लिखने के उसूल क्या हैं। इसी तरह रुदाद नवीसी, दरख्वास्त नवीसी, इनके उसूल वगैरह ये सब मालूम होने चाहिए। और अगर हम हिस्सा क़वाइद देखें तो फ़र्स्ट ईयर में तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह, मतला, हुस्न मतला, मक़ता, रदीफ़ और काफ़िया वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, इनकी तारीफ़ें मालूम होनी चाहिए, इनकी पहचान होनी चाहिए। इसके अलावा हिस्सा नस्र, हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल, इनमें इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज,
मुहावरात और तराकीब वगैरह, उनके मानी भी याद करने चाहिए। तो इसके लिए कोई इमदादी किताब ख़रीदी जा सकती है। शरह सरमाया उर्दू अच्छी है, तफ़हीम उर्दू भी अच्छी है। अब आते हैं सेकंड ईयर के सिलेबस की तरफ। तो 12वीं जमात की उर्दू में फ़र्स्ट ईयर की तरह हिस्सा नस्र है, हिस्सा नज़्म है, हिस्सा गज़ल है। तो हिस्सा नस्र में खाके हैं, अफसाने हैं, ड्रामे हैं, नावल हैं। जैसे कुर्तबा का काजी सैयद इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है, हवाई बेगम अख्तर रियाजुद्दीन का सफ़रनामा है, पहली फ़तह नसीम हिजाज़ी का नावल है, और अयूब अब्बासी प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है। इसी तरह और भी हैं। तो उन सब के नाम और मुसन्निफ़ीन के नाम ये अच्छी तरह याद करने चाहिए। इसके बाद हिस्सा नज़्म, उसमें भी तकरीबन 10 नज़में हैं, उनके नाम और शायरों के नाम, और नज़मों में से हर नज़म का कम अज़ कम एक शेर याद होना चाहिए। जैसे इसमें नात है हफ़ीज़ ताइब की सेकंड ईयर के सिलेबस में। तो 2017 में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि हफ़ीज़ ताइब की नात का कोई शेर सुनाए। तो इसलिए ये सिलेबस जो है ना वो इस तरह याद करना चाहिए। साथ ही गज़लें हैं, तो शायरों के नाम और उनकी गज़लें ये मालूम होना चाहिए कि ये शेर किस शायर का है, और इनका मुख्तसर तारुफ़ जो है ना वो भी लाजमी याद करना चाहिए। मुझसे इंटरव्यू में नासिर काज़मी और अल्लामा इकबाल, इनकी किताबों के नाम वगैरह और इनके शेर ये सुने गए थे और ये सिलेबस में शामिल हैं। अगर हम ये देखें कि इस सिलेबस में मज़ीद कौन कौन सी चीज़ शामिल है, यानी नस्र, नज़्म और गज़ल के बाद, तो उसमें मज़मून नवीसी है। यानी सेकंड ईयर के सिलेबस में जो तवील एक सवाल है, इसके नंबर भी ज़्यादा होते हैं, वो मज़मून का है। तो मज़मून किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी मानी क्या हैं, इस्तिलाही मानी क्या हैं, मज़मून और मकाले में क्या फ़र्क होता है, और इसके हिस्से कितने हैं। जैसे तमहीद है, इब्तदाइया, और नफ्स मज़मून है, इख्तिताम है, और मज़मून लिखने के उसूल क्या हैं। इसी तरह इसके साथ एक और सवाल है ख़त वाला, यानी दरख्वास्त वगैरह जो है वो फ़र्स्ट ईयर में है और ख़त जो है वो सेकंड ईयर में है। तो ख़त किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी मानी, इस्तिलाही मानी, ख़त को और क्या क्या कहते हैं, जैसे मकतूब वगैरह। तो ख़त के उसूल क्या हैं, और इसके क़वाइद में रमूज़ औक़ाफ़ वाला सवाल बहुत अहम है। इस पर मैं पहले एक लेक्चर दे चुका हूँ। रमूज़ औक़ाफ़ क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, ये रमूज़ औक़ाफ़ कितने हैं, उनकी अलामतें क्या क्या हैं, और उनका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है, ये सब मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो PPSC पर एतराज़ात किए जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें, मेहनत करें। तो मेहनत जो है ये इंसान को आगे लेकर जाती है। वो ख़ुद को ठीक कर रहे हैं PPSC वाले। तो साकिब लखनवी का शेर मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छा शेर है। ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा न कर सयाद से, ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा न कर सयाद से, आज तक कोई कफ़स टूटा नहीं फरियाद से। लिहाजा मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह के दर से उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इंशाई तर्ज सवालात और मारूज़ी तर्ज सवालात को याद कैसे किया जाए और उनको हल कैसे किया जाए। अगर मुकाबले के इम्तिहान में नेगेटिव मार्किंग हो तो उन सवालात को कैसे हल किया जाए, हाफ़िज़े को कैसे मज़बूत बनाया जाए, और सबक को किस तरह याद किया जाए कि वो तादेर हाफ़िज़े में महफूज रहे। दुनिया भर में अरबियों के हाफ़िज़े सबसे मज़बूत तस्लीम किए जाते हैं। उनको कई कई लाख अशार याद होते हैं और उनको अपना शजरा नसब 100 पुश्तों तक याद होता है, और हमें अपने परदादे का नाम भी नहीं आता। इसकी वजह यह है कि हम कोशिश नहीं करते। आम तौर पर तलबा ये शिकायत करते हैं कि सर हम रात को सबक याद करते हैं लेकिन सुबह को भूल चुका होता है। तो इसकी वजह यह है कि तलबा ने सबक सही याद नहीं किया होता, उन्होंने सबक को पुख्ता नहीं किया होता। जिस तरह सब्ज़ी बनाने में ज़रा कम वक्त लगता है
और गोश्त को बनाने में ज़रा ज़्यादा वक्त लगता है। इसी तरह कुछ असबाक, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो ज़रा आसान होते हैं, उनको जल्दी याद किया जा सकता है, लेकिन कुछ सवालात कदरे मुश्किल होते हैं, उनको याद करने के लिए ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत होती है। अगर हम सब्ज़ी या गोश्त को मतलूबा वक्त से ज़्यादा चूल्हे पर रखें तो वो जल भी सकते हैं, लेकिन अगर हम सबक को मतलूबा वक्त से ज़्यादा वक्त दे दें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। लिहाजा पुख्ता तरीके से सबक याद करना चाहिए। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ कि 4 मुमकिन जवाबात वाले सवालात को कैसे याद किया जाए। इसके लिए सवाल को पढ़ें और डायरेक्ट दुरुस्त जवाब याद करें, ऑप्शंस की तरफ आने की ज़रूरत नहीं। इस तरह इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाती है और आसानी रहती है। अगर सवाल को जवाब बना लें, जवाब को सवाल बना लें, उसको उलट पलट करके याद करें तो वो ज़रा ज़्यादा मजबूती से याद हो जाता है। और 4 मुमकिन जवाबात वाले जो सवालात हैं, इनको हल करने का तरीका क्या है। अगर टेस्ट में 4 जवाबात वाले सवाल हैं तो सवाल को पढ़ना चाहिए, ऑप्शंस नहीं देखने चाहिए। यानी सवाल पर हाथ रख लें, जवाबात पर हाथ रख लें, सवाल पढ़ें। जैसे अगर सवाल है बाबाए उर्दू कौन है, तो ऑप्शंस देखे बगैर अपने ज़हन में लाएं कि बाबाए उर्दू तो मौलवी अब्दुल हक हैं। अगर आपके ज़हन में ये जवाब आ जाता है तो उसके बाद ऑप्शंस देखें, अलिफ, बे, जीम, दाल, उनमें से जिस ऑप्शन पर मौलवी अब्दुल हक हैं उस पर दायरा लगा दें। अब आते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ कि वो सवालात जिनके जवाबात एक लफ्ज़, 2 लफ्ज़ों पर या एक जुमले पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि पहले उसी तरह याद करें जिस तरह किताब में लिखा हुआ है, सवाल और जवाब। जैसे अगर सवाल है कि उर्दू अदब में 18वीं सदी ईस्वी का बड़ा शायर कौन था, तो इसका जवाब है मीर तकी मीर। अब एक बार इसको इसी तरह याद करें, फिर मीर तकी मीर को सवाल बना लें। जैसे मीर तकी मीर किस सदी का बड़ा शायर था, तो अब जो सवाल था वो जवाब बन जाएगा, यानी 18वीं सदी का। इस तरह सवालात को जवाबात, जवाबात को सवालात बनाकर उलट पलट करके याद करने से चीज़ तादेर याद रहती है। अब आते हैं इंशाई तर्ज सवालात, उनको याद कैसे किया जाए। अमूमन इंशाइया जवाबात जो होते हैं वो तवील होते हैं, उनके मुख्तलिफ पैरे बने होते हैं और एक पैरे में तकरीबन 5 से 10 जुमले होते हैं। तो इनको इस तरह याद करना चाहिए कि पहला जुमला सही तरह याद कर लें, फिर जब दूसरा याद कर लें तो पहले दोनों को दोहराएं, फिर तीसरे को याद करें तो पहले दोनों को साथ मिला के तीनों को दोहराएं, और जब चौथा याद कर लें तो पहले तीनों को साथ मिलाकर चौथा भी दोहराएं। इसी तरह पूरा पैरा याद करें और फिर दोहराएं। यही अमल दूसरे पैरे पर भी करें। अब जब 2 पैरे याद हो जाएं तो दोनों पैरों को दोहराएं। इसी तरह तमाम पैराग्राफ जो हैं वो इसी तरह दोहराते जाएं और जब मुकम्मल सवाल हो जाए तो उसको लिख कर चेक करें। इस तरह आपकी खुशखती में भी इजाफा होगा, आपका इमला बेहतर होगा और आपका हाफजा ज़्यादा मजबूत होगा। आपको वो चीज़ तादेर याद रहेगी। एक चीज़ को पुख्ता तरीके से याद करने से वो बार बार याद नहीं करना पड़ती, दोहराना नहीं पड़ती, वो ज़्यादा देर तक हाफजे में मजबूत रहती है। अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग की तरफ, यानी वो इम्तहानात जिनमें 4 मुमकिन जवाबात होते हैं लेकिन साथ उनकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उनको कैसे हल करना चाहिए। सबसे पहले वो सवालात हल कर लें जो आपको 100% कन्फर्म है कि ये मुझे आते हैं, फिर उनका शुमार कर लें, उनकी गिनती कर लें, ताकि आप इत्मीनान कर लें कि मैंने इतने सवाल सही कर लिए हैं। उसके बाद उन सवालात को हल करें जो 50-50 हैं, यानी 2 ऑप्शंस पर आपको शक है, या तो ये है या फिर ये है, उनको हल कर लेना चाहिए। यानी जो 50% आपको शक में डालते हों वो हल कर लेने चाहिए। लेकिन अगर कोई सवाल ऐसा हो जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, आपने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, तो उसको हल नहीं करना, उसको बिल्कुल छोड़ देना है। वो आपको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय आपका नुकसान करेगा। और मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं। जो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है वो आगे निकलता है, और जो मेहनत को अपना शियार बनाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। मेहनत से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो कौन सा उकदा है जो वाह हो नहीं सकता,
हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फरसाद। मुझसे अक्सर उम्मीदवार ये सवाल करते हैं कि लेक्चरार उर्दू के टेस्ट के लिए डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़ बेहतर है या डॉक्टर अनवर सदीद की। तो इसका जवाब ये है कि डॉक्टर सलीम अख्तर की उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ और डॉक्टर अनवर सदीद की उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़, इनका मुआजना इसलिए किया जाता है कि एक तो ये दोनों मुख्तसर तारीख़ें हैं, दूसरी वजह यह है कि इन दोनों मुर्रिखीन की आपस में अदबी चश्मक थी। डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़ का पहला एडिशन 1971 ईस्वी में शाया हुआ था, जबकि डॉक्टर अनवर सदीद की तारीख़ का पहला एडिशन 20 साल बाद 1991 ईस्वी में आया था। अगरचे इन दोनों तारीख़ों पर कुछ एतराज़ात हैं। मसलन डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़ पर ये एतराज़ात किए जाते हैं कि एक तो इसमें तअस्सुब पाया जाता है और दूसरा ये कि इसका उसलूब गैर संजीदा और मज़ाहिया है। मसलन ये अपनी तारीख़ में नज़ीर अकबर आबादी को चुटकुलेबाज शायर कहते हैं, रेख्ती को नाजो अंदाज का असलहा खाना कहते हैं और गज़ल को कसीदे की टेढ़ी पसली कहते हैं और हाइको को उर्दू शायरी का जापानी फल कहते हैं। इसी तरह डॉक्टर अनवर सदीद की तारीख़ में वो डॉक्टर गिलक्रिस्ट को फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला प्रिंसिपल लिखते हैं, जबकि वो शोबा हिंदुस्तानी के प्रोफेसर थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल डेविड ब्राउन थे। तो हमें चाहिए कि हम आम मक्खी बनने के बजाय शहद की मक्खी बने, ताकि जो चीज़ अच्छी जहाँ से मिले वहाँ से हासिल की जाए। लिहाजा इन दोनों से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। एक सवाल मुझसे ये भी किया जाता है कि 2017 के लेक्चरार उर्दू के टेस्ट में चूँकि मेरे मार्क्स 87.50 थे, तो ये सवाल किया जाता है कि आपने ये नंबर कैसे हासिल किए या तारीख़ी किताबों में से आपने कौन सी तारीख़ पढ़ी थी। तो मैंने सिर्फ 2 तारीख़ें पढ़ी थी तारीख़ की किताबों में, एक डॉक्टर सलीम अख्तर की और दूसरी डॉक्टर अनवर सदीद की। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर किसी उम्मीदवार के पास 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो तैयारी के लिए, तो वो डॉक्टर जमील जालबी, डॉक्टर सलीम अख्तर, डॉक्टर अनवर सदीद और डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया, इन चारों की तारीख़ों का मुताला करे। दरअसल डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ और डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया की तारीख़ ये टेस्ट की निस्बत तहकीक के लिए ज़्यादा मौजू है। इनका मवाद तवील और मुस्तनद है, जबकि डॉक्टर सलीम अख्तर और डॉक्टर अनवर सदीद इनकी तारीख़ें मुख्तसर अंदाज में लिखी गई हैं, इसलिए ये टेस्ट के लिए ज़्यादा मौजू हैं। डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ की पहली जिल्द 1975 ईस्वी में शाया हुई थी और दूसरी जिल्द 1982 ईस्वी में शाया हुई। तीसरी जिल्द 2006 ईस्वी में और चौथी जिल्द 2012 ईस्वी में शाया हुई थी। तो अब चूँकि डॉक्टर जमील जालबी, डॉक्टर सलीम अख्तर और डॉक्टर अनवर सदीद इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, तो हमें उन पर कीचड़ उछालने के बजाय, मुआवजा करने के बजाय उनकी किताबों से इस्तिफ़ादा करना चाहिए और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।